नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्तू और बीपीएससी 2026 की हमारी इस कंप्लीट प्रिपरेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आज हम डे 4 में पढ़े गए सभी टॉपिक्स को एक ही सेशन में, जी हां, एक ही सेशन में पूरी तरह से रिवाइज करने वाले हैं। हाँ, ये चर्चा थोड़ी लंबी जरूर होगी, पर मेरी बात मानिए, इसे पूरा और ध्यान से देखिएगा। ये आपकी तैयारी को एक नई ही दिशा देने वाली है। आज का एजेंडा क्या है? हम डे 4 के सारे सब्जेक्ट्स को दोहराएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, पिछले सालों के सवाल यानी पीवाईक्यूज भी देखेंगे, कुछ नए एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी मेंस की आंसर राइटिंग भी करेंगे। सब कुछ एक ही जगह। देखिए, इस तरह का जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है ना, वो आपको एक कंप्लीट समझ देता है, जो बीपीएससी एग्जाम में सफलता के लिए आप जानते हैं बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, बिना देर किए इस जबरदस्त रिवीजन सेशन में सीधे उतरते हैं। इसको सिर्फ एक रिवीजन मत समझिए, ये आपके बीपीएससी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये आपके पूरे दिन की जो पढ़ाई है ना, उसको मजबूत करने का, उसे सही ट्रैक पर लाने का एक तरीका है। देखिए, अगर आप सच में एक सीरियस एस्पिरेंट है, तो यकीन मानिए यही अप्रोच आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। ये तरीका पक्का करता है कि आप सिर्फ जानकारी को रटे नहीं, बल्कि उसे एग्जाम में सही तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएं। तो फिर तैयार हैं? चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटी की, और उसमें भी भारतीय संविधान की जो खासियतें हैं, जो उसके फीचर्स हैं। देखिए, ये पॉलिटी का एक बिल्कुल फाउंडेशनल, मतलब बुनियादी और बहुत ही जरूरी टॉपिक है। इससे सवाल हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो ये कि भारत का संविधान एक लिखा हुआ, और सिर्फ लिखा हुआ नहीं, बल्कि बहुत ही डिटेल्ड संविधान है। और इसी वजह से ये दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक बन जाता है। जरा सोचिए, जब ये बनकर तैयार हुआ था तो शुरू में ही इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। ये जो फैक्ट है ना, बीपीएससी में कई बार सीधे सीधे पूछ लिया गया है, तो इसे याद रखिएगा। अब जो दूसरी खासियत है, वो है हमारी शासन प्रणाली की दोहरी प्रकृति। इसे समझने के लिए इसे एक 2 मंजिला घर की तरह सोचिए। मान लीजिए केंद्र सरकार ऊपर वाली मंजिल है और राज्य सरकारें नीचे वाली मंजिल। दोनों के अपने अपने कमरे हैं, अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। तो भारत में एक तरफ तो फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था है, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा संविधान ने कर दिया है, और दूसरी तरफ भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली भी है, जो हमने ब्रिटेन से ली है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति सिर्फ नाम के हेड होते हैं, जबकि असली ताकत, असली एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। पर यहाँ एक पेंच है, भारत को पूरी तरह से फेडरल नहीं कहा जाता, बल्कि इसे कहते हैं एक अर्ध संघीय राज्य, यानी कि क्वाजी फेडरल स्टेट। अब ये क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब देश में इमरजेंसी लगती है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया, तो उस वक्त केंद्र सरकार बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है और हमारा सिस्टम यूनिटरी यानी एकात्मक बन जाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। ये दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना लचीला है, जो ज़रूरत के हिसाब से खुद को बदल सकता है। अच्छा, अगली खासियत पर आते हैं, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है, और ये आइडिया हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। इनका मकसद क्या है? मकसद है हर नागरिक की आज़ादी, बराबरी और सम्मान की रक्षा करना। और सबसे पावरफुल बात क्या है कि अगर आपके इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, ये हम नागरिकों के हाथ में दी गई असली ताकत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक और बहुत खास चीज है, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी। ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। अब देखिए, ये मौलिक अधिकारों की तरह कोर्ट में लागू नहीं होते, लेकिन ये सरकार के लिए एक तरह से मॉरल कंपस का काम करते हैं, एक दिशा दिखाते हैं कि नीतियां कैसी बननी चाहिए। इनका आखिरी मकसद है एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाना। और इसी के साथ एक और अहम बात कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश है। इसका मतलब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, और वो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और सुरक्षा देती है। ये जो सेक्युलर शब्द है, इसे 1976 में 42वां संशोधन के जरिए प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो ये तो हुई हमारे आज के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात।
अब जब हमने आज की नींव को समझ लिया है तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की ऐतिहासिक जड़ें कितनी गहरी हैं। अब हम चलते हैं प्राचीन भारत की ओर और बात करते हैं मगध महाजनपद की। मगध के उदय की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। आखिर क्यों मगध इतना ताकतवर बना? इसके पीछे कई कारण थे। पहला, गंगा का उपजाऊ मैदान, जिससे खेती इतनी होती थी कि अनाज बच जाता था। दूसरा, यहाँ लोहे के बड़े भंडार थे जिनसे मजबूत औजार और हथियार बनते थे। और तीसरा, जो उस समय का सुपर वेपन था, वो थी इनकी सेना में हाथियों की मौजूदगी। इनकी पहली राजधानी राजगृह थी, जो 5 पहाड़ियों से घिरी एक किले जैसी थी, जिसे जीतना नामुमकिन था। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र बनी और इन सब के ऊपर बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे ताकतवर राजाओं ने मगध को प्राचीन भारत की सुपर पावर बना दिया। चलिए इतिहास से अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बीपीएससी की परीक्षा के लिए बिहार की ज्योग्राफी और इकोनॉमी की अच्छी समझ होना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब हम इन दोनों सब्जेक्ट से जुड़े कुछ बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से लेकिन बिल्कुल साफ साफ समझेंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले गंगा नदी। गंगा निकलती कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से। देवप्रयाग में 2 नदियां मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा, और यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। बिहार को तो नदियों का प्रदेश भी कहते हैं और गंगा तो बिहार की लाइफलाइन है। लाखों लोगों को पीने का पानी, खेती के लिए पानी, सब यहीं से मिलता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। बिहार में बाढ़ की जो समस्या है, उसका एक बड़ा कारण इन्हीं नदियों में बहुत ज्यादा सिल्ट यानी गाद का जमा हो जाना है। ये इस इलाके के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा इकोनॉमी पर नजर डालते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब इसमें आपको पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की झलक मिलेगी। हमारे देश की जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर का है। भारत को एक विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटा इनकम अभी भी कम है और हमारी काफी आबादी खेती पर निर्भर है। हाँ, ये बात भी सच है कि भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा और समझा है उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। ये भी उतना ही जरूरी है। अब हम देखेंगे डे 4 से जुड़े कुछ PYQs यानी पिछले सालों में पूछे गए सवाल और कुछ नए MCQs। चलिए देखते हैं कि हमने जो पढ़ा वो हमें कितना याद है। और हाँ, अगर आपको सब कुछ याद ना भी आए तो घबराना नहीं है। ये सीखने की प्रोसेस का ही हिस्सा है। प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि बीपीएससी में कितने सीधे और फैक्ट बेस्ड सवाल आते हैं। चलिए फटाफट इन सवालों को करते हैं। पहला सवाल, संविधान की आत्मा क्या है? जवाब है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। बिल्कुल सही, क्योंकि यही पूरे संविधान का सार बताती है। अगला सवाल, डीपीएसपी किस भाग में है? जवाब है भाग 4 में। इसको अच्छे से याद कर लीजिए। फिर मौलिक अधिकारों की प्रेरणा कहां से ली गई? जवाब यूएसए। मगध की शक्ति का सबसे बड़ा कारण क्या था? जवाब आर्थिक और सैन्य शक्ति, जिसकी हमने अभी बात की थी। और आखिरी सवाल, गंगा किस सागर में गिरती है? जवाब बंगाल की खाड़ी। आप देख सकते हैं इस तरह के सवाल बीपीएससी प्रीलिम्स में बार बार आते हैं। चलिए अब हम इस सेशन के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर चलते हैं, मेंस आंसर राइटिंग। प्रीलिम्स तो क्वालिफाइंग है, असली खेल तो मेंस का है। और यहीं पर आपको अपनी समझ और लिखने की कला दिखानी होती है, जिससे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। इसके जवाब के लिए एक अच्छा स्ट्रक्चर और अलग अलग डायमेंशन को कवर करना जरूरी है। और ये सवाल हमारे देश की शासन व्यवस्था के बिल्कुल दिल में है। तो ऐसे सवाल का जवाब कैसे लिखें? देखिए, एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। सबसे पहले एक सटीक सी परिभाषा दीजिए कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें ताकत का असली स्रोत जनता होती है। ये आपके आंसर का बेस बन जाएगा। फिर इसके अलग अलग पहलुओं पर बात कीजिए, जैसे राजनीतिक पहलू, ये नागरिकों को बराबर अधिकार और शासन में हिस्सा लेने का मौका देता है। सामाजिक पहलू, ये समाज में बराबरी और न्याय को बढ़ावा देता है। आर्थिक पहलू, ये एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को मजबूत करता है। और आखिर में एक बढ़िया सा निष्कर्ष दीजिए कि इस तरह लोकतंत्र एक समावेशी और जवाबदेह शासन प्रणाली है। बस हो गया आपका एक कंप्लीट आंसर। दोस्तों, अगर आपने इस पूरे सेशन को ध्यान से सुना और समझाए तो मानकर चलिए कि आपके डे 4 की पूरी तैयारी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक साथ हो गई है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, मैं वही पढ़ा रहा हूं जो मैं खुद पढ़ रहा हूं। तो इस सफर में हम सब एक साथ हैं।
अगर आपको ये सेशन काम का लगा हो तो इसे अपने दूसरे बीपीएससी एस्पिरेंट दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए एक दूसरे की सफल होने में मदद करते हैं। अगले सेशन में हम डे 5 के टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार, जय संविधान।